स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी IQ IAS की टीम के तरफ से एक बहुत ही इनोवेटिव सीरीज में, जिसका नाम हमने काफ़ी सोच समझ के एंड काफ़ी मशक्क़त के बाद रखा है, एंड वो नाम है ज्योग्राफी मैटर्स। क्या ज्योग्राफी सही में मैटर करती है? क्या ज्योग्राफी ही मैटर करती है? एंड वेदर ज्योग्राफी इज द एंड टू एवरीथिंग? So guys, through this series, myself Pritesh Mathurkar, the lead optional faculty at Study IQ IAS, आपके साथ तीन चीजें अचीव करने की कोशिश करेंगे। नंबर फर्स्ट इज दैट थ्रू दिस सीरीज वी विल ट्राई टू कवर अप 50 to 60% of your geography GS syllabus. Number two, I will make you the master of Atlas. Number three, we will also be discussing current affairs in this. तो गाइस, प्लीज ट्रीट दिस सीरीज एज अ होलसम सीरीज, एंड इसकी डायरेक्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी रहेगी कहाँ पे? प्रीलिम्स में एंड मेंस में बोथ। So in prelims we will be targeting roughly 30 to 40 marks, and in mains we will be targeting roughly 200 to 400 marks. So please watch this series with utmost diligence, and please मेरा साथ मत छोड़िएगा। We have come a long way and हमें और आगे जाना है। Okay. तो गाइज, शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही बड़ी चीज शेयर करना चाहूंगा। सो स्टडी IQ IAS इज सेलिब्रेटिंग द आज़ादी का अमृत महोत्सव, एंड ये महोत्सव जो है मैं चाहूंगा कि आप और मैं मिलकर सेलिब्रेट करें। तो हमारा जो मोटो है, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल, उस मोटो को ध्यान में रखते हुए स्टडी IQ IAS इज ब्रिंगिंग टू यू ऑल अ वेरी बम्पर डिस्काउंट, अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट योर ऑप्शनल जर्नी विथ मी। तो हमारी जो बैच है ऑप्शनल की, वो शुरू हो रही है 21 अगस्त शार्प एट 1 PM। एंड अगर आप मेरे साथ, a person who is not only geographer by heart but a geographer by profession, both, and if you want to go on a world tour with me, तो आप मेरे साथ ये जर्नी शुरू कर सकते हैं। यूज माई कोड PM Live एंड यू कैन स्टार्ट दिस जर्नी 12,999 रुपीज। तो गाइस, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम बार आती है, एंड यू हैव द इंडिपेंडेंस नाउ, कि नाउ यू आर इंडिपेंडेंट द इकोनॉमिक शैम्पल्स दैट यू आर फेसिंग, एंड आपको मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे जाने का मौका मिल रहा है। तो प्लीज आप PM कोड लाइव यूज कीजिए एंड स्टार्ट योर जर्नी विथ मी एज सुन एज पॉसिबल। ओके, सो गाइज, एज stated in the earlier lectures, every lecture I'm starting with a very beautiful image जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। तो आप जो मेरे पीछे इमेज देख रहे हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज है स्लोवाकिया की। ओके, स्लोवाकिया एक कंट्री है यूरोपियन कॉन्टिनेंट में। ओके, तो अगर आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सीरस क्लाउड्स के बारे में बताया था, जो बेसिकली हाई लेवल क्लाउड्स होते हैं। तो ये इमेज बहुत ही खूबसूरत इमेज है, बिकॉज़ आपको इसमें हाई लेवल सर्कुलर क्लाउड्स भी मिल रहे हैं, एंड आपको नीचे में क्यूमुलस क्लाउड्स भी मिल रहे हैं, जो पैक ऑफ वूल जैसे एग्जिस्ट करते हैं। ओके, तो ऊपर में आप देखेंगे अपर एटमॉस्फेयर में, तो आपको सर्कुलर क्लाउड्स मिलेंगे। नीचे सन जहाँ पे सेट हो रहा है, इन द सेंस लाइक हॉरिज़ॉन के पास में, आपको बेसिकली यू आर आल्सो फाइंडिंग क्यूमुलस क्लाउड। ओके, so wispy clouds and cumulus clouds, both of them are there in the image to see how beautiful our earth is, एंड हमें बेसिकली इस धरती की ब्यूटी अप्रिशिएट करनी चाहिए। एंड इस सीरीज के माध्यम से बेसिकली मैं आपके साथ यही शेयर करूंगा, देखिए हमारा प्लैनेट, हमारी धरती खूबसूरत है। तो चलिए गाइस, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो टुडेज लेक्चर इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, बिकॉज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है किसे। नंबर वन, रॉक फॉर्मेशन को। ओके, हाउ ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस रॉक फॉर्मेशन। एंड नंबर टू, वी विल बी डिस्कसिंग कैसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस करती है मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ऐसे कौन से रीजन्स हैं दुनिया के जहाँ पे आपको मिनरल ज्यादा मिलते हैं, एंड क्यों मिलते हैं, हम आज इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एंड इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी गेटिंग अ बर्ड्स आई व्यू कि ऐसा क्यों है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रॉक फॉर्मेशन गाइस। अगर मैं आपके साथ रॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो व्हाट आर रॉक्स? ओके, rocks are nothing but mechanical mixtures. They are basically the mechanical, okay, they are basically the mechanical aggregate of minerals. They are basically the mechanical aggregates of minerals. Okay.
हमने पहले मिनरल्स पढ़े थे। मैंने आपको बताया था कि आप सिलिकेट मिनरल्स प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। तो those of you who are not comfortable, like those of you who are joining me for the first time today, तो वेलकम एवरीवन। एंड जो लोग मेरा साथ पहले से दे रहे हैं, आई थैंक यू कि आप लोग मेरा साथ इतने दिन से दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ पहले के लेक्चर्स को देखिएगा जिसमें मैंने आपके साथ सिलिकेट मिनरल्स डिस्कस किए थे। तो रॉक्स आर नथिंग बट द मैकेनिकल एग्रीगेट्स ऑफ मिनरल्स। इसी वजह से ये ये एग्रीगेट्स है, ये मिक्सचर्स है, इसी वजह से रॉक्स की कोई डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं होती। ओके, there is no definite property of rocks. Okay, there are no definite properties of rocks. Please remember this. Okay, क्यों? क्योंकि ये मिश्रण है। Okay, they are not compounds, so you do not have definite properties of rock. तो फिर सर, अभी अगर डेफिनेट प्रॉपर्टीज नहीं है रॉक्स की, तो हम रॉक्स को स्टडी कैसे करें? हम कैसे जाने कि ज्योग्राफी कैसे इन्फ्लुएंस करती है रॉक फॉर्मेशन? तो इसके लिए व्हाट यू हैव टू फोकस ऑन इज दैट यू हैव टू फोकस ऑन द फॉर्मेशन ऑफ रॉक। हम लोग रॉक्स को कैसे क्लासिफाई करें सर? हाउ शुड वी क्लासिफाई रॉक्स? तो उसका एक बहुत ही बढ़िया आंसर मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपको रॉक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, तो आप रॉक्स के फॉर्मेशन पे गौर कीजिएगा एंड आप रॉक्स के जेनेसिस पे गौर कीजिएगा। तो प्लीज बेसिकली टेक केयर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स एंड द जेनेसिस ऑफ द रॉक्स। So, if we are considering the formation or genesis of rocks, the rocks can be classified into three parts. Okay, तो rocks को हम लोग तीन इसमें डिवाइड कर सकते हैं। Okay, number first you have the primary slash igneous rocks. Have primary slash igneous rocks. Number two, you have sedimentary. You have sedimentary slash secondary rocks. Secondary rocks. Okay. Last but not the least, number three, you have metamorphic rock. You have metamorphic rock. You have metamorphic. So, ये igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks क्या होते हैं? So let us try to understand their journey by their formation. So guys, if I'm discussing igneous rocks, how are igneous rocks formed? How does geography influence the formation of igneous rocks? So please remember this, that the igneous rocks, they are formed by how? They are formed by either cooling and solidification, and solidification formed by cooling and solidification of magma either magma और लावा। ओके, तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये मैग्मा एंड लावा क्या है? व्हाट इज दिस मैग्मा एंड व्हाट इज दिस लावा? तो अगर वोल्केनिक मटेरियल धरती के अंदर सॉलिडिफाई होता है, इफ इट कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाइज इन द इनसाइड ऑफ अर्थ, we will call it as magma. So volcanic matter basically existing in the interiors of the earth, it is called as magma. And if volcanic material comes out, it is called as lava. Okay, so if I'm talking about magma, if the rocks are being formed by the cooling and solidification of magma, उसे हम लोग कहते हैं intrusive igneous. We call it intrusive igneous. And if it is formed by the cooling and solidification of lava outside the earth's surface, we will call it as extrusive igneous. We'll call as extrusive igneous. Okay, तो अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर थोड़े से इग्नियस रॉक्स के बारे में कुछ तो बताइए, आप बोल रहे कि डेफिनेट प्रॉपर्टीज नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो होगा कि जिससे हम लोग इसे बोल सके कि हाँ ये इग्नियस रॉक्स है। तो गाइज, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इग्नियस रॉक्स, तो इफ दे आर फॉर्मिंग बाय कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, अगर वो कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन से बन रहे हैं, तो क्या होगा? तो क्या उनमें आपको लेयर्स मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज वो एक सिंगल ब्लॉक के जैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो they will not have any layers. They will not have any layers. अभी layers नहीं है, तो they are not having any layers. तो क्या उनमें आपको फॉसिल्स मिल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप सब लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी तो देखी होगी, राइट? तो जैसे जुरासिक पार्क मूवी में एक स्टोन के अंदर आपको एम्बर मिलता है, एम्बर के अंदर मॉस्किटो होता है, मॉस्किटो के अंदर डीएनए होता है खून में डायनासोर का। सो वहां से वो डायनासोर्स बनाने की शुरू करते हैं। वैसे आपको इग्नियस रॉक्स में बिल्कुल नहीं मिलेंगे।
So you won't have any layers, neither you will have any fossils in the igneous rocks, but you can have what? You can have crystalline structure. Okay, आपको crystalline structure मिल सकता है. जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने हाथ में जेमस्टोन्स पहने होंगे, तो उसके देखना आपको डेफिनेट फेसेस मिलेंगे, ऐसे वो शाइन करेगा. ओके, सो जब जो शाइन कर रहा है वो किसके वजह से? बिकॉज ऑफ इट्स क्रिस्टलाइन नेचर. So please remember this, that igneous rocks will not have any layers, they will not have any fossils, but they will be crystalline. Sir, please tell us some examples of crystalline rocks. So if I'm sending you the examples, if I'm telling you the examples of igneous rocks, तो बहुत common example है, आपके घर में जो kitchen top counter है is called as granite. Is called as granite. Okay. ओके, तो एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल इंट्रूसिव इग्नियस का वो है ग्रेनाइट, एंड इसी का और एक इक्विवेलेंट है, उसे हम लोग कहते हैं डायोराइट. तो यू हैव ग्रेनाइट एंड यू हैव डायोराइट. ये दोनों कैसे हैं बेटा? ये दोनों है इंट्रूसिव इग्नियस, ये आपको धरती के सरफेस के नीचे मिलेंगे. एंड ग्रेनाइट एंड डायोराइट, दे आर द कॉमन रॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स. तो जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है उनके जो इंटीरियर्स होंगे आपको ग्रेनाइट एंड डायोराइट मिलेंगे. वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि सर कॉन्टिनेंट के बाहर में इन द सेंस नॉट बिलो द सरफेस बट आउटसाइड द सरफेस, व्हिच रॉक यू फाइंड? वी फाइंड एंडेसाइट. का नाम आता है एंडेसाइट. तो एंडेसाइट इज द कॉमन रॉक ऑफ द कॉन्टिनेंटल इंटीरियर. तो एंडेसाइट है कॉन्टिनेंट्स का रॉक. एंड वैसे ही अगर आप ओशन फ्लोर देखेंगे, ओशन फ्लोर का कौन सा रॉक आता है? सो इट इज बेसिकली बसाल्ट. So it is basically basalt. So basalt is the common rock of the ocean floor. Andesite is the common rock of the continental exterior, and basalt is the common rock of the ocean. तो इस हिसाब से हमारे हैं igneous rock. Okay. So now if I am asking you or if I am discussing with you, सर ये तो igneous समझ में आ गया कि ऐसे ऐसे ज्योग्राफी इन्फ्लुएंस कर रही है. सर सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में कुछ बताइए कि सेडिमेंटरी रॉक्स कैसे बनेंगे. तो यू नो गाइस हाउ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड. तो सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन की प्रोसेस ना बहुत अलग होती है. ये कैसे बनते हैं पता है? कहीं पे मटेरियल डिपॉजिट हो गया, कहीं पे मटेरियल अक्यूमुलेट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल आएगा. ऐसा नहीं कि एक ही सोर्स से सारा मटेरियल है, नहीं. तो यहाँ पे सोर्स एक ही है, आइदर यू हैव मैग्मा और लावा, बट यहाँ पे जो मटेरियल रहेगा वो मटेरियल अलग अलग सोर्सेस से आ सकता है. किसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक से भी वो मटेरियल आ सकता है. तो किसी रॉक का कोई एक लेयर आ गई, दूसरे रॉक की दूसरी लेयर आएगी, कोई सिल्ट आ गया, एनीथिंग कैन हैपन. So if you have different materials or you have different sediments, okay, so you have different sediments, and ये जो sediments हैं, इन sediments का क्या हो रहा है? इन sediments का हो रहा है accumulation. These sediments are getting accumulated. Okay. These sediments are getting compacted. These sediments are getting compacted. Compact होना means एक साथ आना. Last but not the least, these sediments are getting lithified. Okay. What do you mean by lithified? Lithified means final fusion. जो आपके जितने sediments हैं उनका finally क्या हो गया? Fusion हो गया. And इस fusion में what is removed? What is removed? So it is removal of what? It is removal of water, H2O, and और क्या रिमूव होगा? इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिमूव होगा. So water and oxygen are removed in this. So because of this, what happens? So because of this, what happens? As water and oxygen are removed, so as water and oxygen are removed, तो इसके वजह से आपको क्या मिल सकता है? इसमें फॉसिल्स मिल सकते हैं. Why you can have fossils in this? Because जब ये different sediments प्लास्टर होके शुरू होना बनेंगे एक रॉक में, तो ये जो प्लास्टरिंग रहेगी इसमें अलग अलग लेयर्स मिलेंगे आपको. लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4. एंड इस लेयर्स के बीच में जब ऑक्सीजन एंड पानी निकाला जाएगा तो वहां पे डिकम्पोजिशन नहीं हो. there will be no decomposition. Hence, you can have what? Hence, you can have fossils in this. Hence, you can have fossils in this. And as you have fossils, why you have fossils? Because these rocks are layered. These rocks are layered.
एंड क्या इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा? बिल्कुल भी नहीं। इन रॉक्स का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय डिफरेंट लेयर्स। तो सर, क्या आप हमें सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल दे पाएंगे? कैन यू गिव अस सम एग्जांपल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स? यस, ऑफ कोर्स, एंड ऑल ऑफ यू नो द एग्जांपल्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के एग्जांपल अगर मैं डिस्कस करूं तो आपके पास है लाइमस्टोन, ओके, यू हैव सैंडस्टोन, है ना, सैंडस्टोन है आपके पास में, ओके, you have mudstone. So all of these are examples of what? All of these are examples of sedimentary slash secondary rocks, जो कैसे बन रहे हैं? by compaction, by accumulation, by lithification। जिससे क्या रिमूव हो रहा है? जिससे remove हो रहा है पानी, जिससे क्या रिमूव हो रहा है? ऑक्सीजन। hence you can have fossils। तो आपको डायनासोर्स के जो फॉसिल्स मिलते हैं प्रीडोमिनेटली कौन से रॉक्स में मिलेंगे? आपको will predominantly find in the sedimentary rocks। Okay, now if I talk about metamorphic rocks, अगर मैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में आपके साथ बात करूं तो ये थोड़े डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट इन द सेंस कैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कब बनेंगे? दे विल बी फॉर्म्ड ड्यू टू ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइदर इग्नियस और सेडिमेंटरी। ये कब बनेंगे? ड्यू टू ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, ड्यू टू ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, okay, due to drastic transformation of what? Of either igneous, number one, and number two, sedimentary rock, under what? Under intense pressure and temperature। आप सभी को पता है, जैसे आप धरती के नीचे नीचे जाते हैं, इंटीरियर्स में टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों बढ़ता है। तो अगर हम लोग धरती के इंटीरियर्स कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर भी बढ़ेगा, यहाँ पे बेसिकली आपका क्या बढ़ेगा? यहाँ पे आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो बिकॉज ऑफ इंटेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर, द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड इग्नियस रॉक्स अंडरगो ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। एंड because of this, because of under intense pressure and temperature, okay, under intense pressure and temperature, these rocks will be formed। okay, तो आप बोलेंगे कि सर क्या प्रेशर एंड टेम्परेचर अकेले एक्ट करता है? नहीं, प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ ऑफ देम एक्ट टुगेदर। ओके, बोथ प्रेशर एंड टेम्परेचर विल एक्ट, बोथ प्रेशर प्लस टेम्परेचर विल एक्ट। प्लीज रिमेंबर दिस, इसे मैं एस्ट्रिक डाल रहा हूं, क्यों? बिकॉज दोनों प्रेशर एंड टेम्परेचर एक साथ एक्ट करेंगे, बट वन ऑफ देम कैन बी डोमिनेंट। इसमें से कोई एक डोमिनेंट रह सकता है। तो अगर if I'm saying that अगर टेम्परेचर ज्यादा डोमिनेंट है, if temperature is more dominant in this process, see both of them are acting, both pressure and temperature are acting together, but if I'm saying that temperature is more dominant, then that is called as what? Then that is called as contact metamorphosis। उसे हम लोग क्या प्रोसेस कहेंगे? contact metamorphosis। एंड अगर प्रेशर ज्यादा डोमिनेंट है तो हम उसे कहेंगे डायनामिक मेटामॉर्फोसिस। So if pressure is more, we'll be calling it as dynamic metamorphosis. If temperature is more, we'll be calling it as what? Contact metamorphosis। So, sir, can you give us any example of all of this? क्या आप हमें metamorphic rocks के example दे सकते हैं? बेटा, मैं जरूर आपको examples दे सकता हूँ। So, what are the examples of metamorphic rock? तो हमने जैसे सेडिमेंट्री में लाइमस्टोन पढ़ा था, तो लाइमस्टोन बेसिकली विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? लाइमस्टोन विल कन्वर्ट इनटू मार्बल। आप सबको मार्बल तो पता होगा, किसी किसी के घर में मार्बल भी लगा होगा। ओके, राइट नाउ दोज आर वाचिंग विथ मी, तो लाइमस्टोन कैन कन्वर्ट इनटू मार्बल। ओके, वैसे ही सैंडस्टोन कैन कन्वर्ट इनटू क्वार्ट्जाइट, sandstone can convert into quartzite। Okay, similarly, if I'm talking about mudstone, okay, if I'm talking about mudstone, तो mudstone का देखिएगा, इसके दो पैरामीटर्स है। ओके, अगर बेसिकली mudstone slash, it is also called as shell। okay, mudstone slash shell। okay, so if shell is converting into slate, okay, slate एक अलग टाइप का रॉक आता है, if mudstone is converting into slate, okay, that is called as dynamic metamorphism। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो प्लीज रिमेंबर दिस, अगर mudstone
स्लेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। एंड इफ बेसिकली शेल इज कन्वर्टिंग इनटू if shell is converting into phyllite, एक रॉक आता है पायलाइट नाम का, ओके, सो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फ, call it as what, call it as contact metamorphism. So shell converting into slit is dynamic metamorphism, and shell converting into phyllite, it is called as contact metamorphism. And phyllite जब बनता है ना तो इसको बहुत वेरी वेरी हाई टेम्परेचर इट रिक्वायर्स, so it is a very very high temperature rock. जब phyllite बनता है तो temperature needs to be very 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 high. Okay, so these are some of the examples of metamorphic rocks. हाँ, मैं आपको और एक rock example दूंगा जो सेल से ही बनता है. It is called as schist. It is called as schist. So schist guys, you will find schist in Himalaya. आपको schist इंडिया में हिमालयाज में मिलता है. Okay, okay. Under intense pressure, temperature, you will have formation. So guys, these are some of the examples of metamorphic. तो इसमें जो है guys, इसमें ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, बिकॉज अगर आपका मेंटल डायनामिक्स नहीं रहेगा, अगर आपका लावा मैग्मा नहीं रहेगा तो आप इग्नियस रॉक्स नहीं बना पाते हैं। अगर आपकी एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस नहीं रही, वेदरिंग की, इरोजन की, तो यू कैनॉट हैव द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। वैसे ही अगर धरती के नीचे जैसे जैसे आप जा रहे हैं, अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर बढ़ रहा है, तो अगर वो नहीं होता तो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स भी नहीं। तो सी हाउ इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी इज। ओके, एंड इस सीरीज के थ्रू हम लोग यही सारे क्वेश्चंस एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ईच वीडियो ऑफ दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, एंड अभी बस एक दो लेक्चर्स के बाद में आई विल बी स्टार्टिंग विद द मैपिंग ऑफ द वर्ल्ड, and we will study how geography is influencing every region, every continent. So please bear with me and see what wonders this series does for you. Okay, chaliye, so let's move ahead. So if I'm talking about the properties of metamorphic rocks, now can metamorphic rocks be layered? No, they are always unlayered. Okay, they are always unlayered. Okay, can they be crystalline? Absolutely, they can be crystalline. No, they cannot have crystalline structure. Why? Because of intense pressure and temperature. So they will not be crystalline. Okay, and can they have fossils? Can they have fossils? No, they cannot have fossils because इतने high temperature pressure में कुछ survive in the sense कि सब melt हो जाएगा. Okay, so they will always be unfossiliferous. Fossili. So please get this very very properly. So I did teach you the three rocks. Okay, and all of these rocks can be interconverted into one another, जिसे हम लोग rock cycle भी कहते हैं. Okay, so now guys, let me take a discussion further. अभी आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा because ये हमारा पहला लेक्चर है जब मैं आपको थोड़ा सा भी जियोपॉलिटिकल एंगल भी एक्सप्लेन करूंगा। एंड आज से बेसिकली आप समझिएगा कि हमारी जो मैपिंग की जर्नी है आज से बहुत अच्छी तरीके से और शुरू होगी। तो if I'm taking or if I'm discussing with you the mineral distribution, कि सर कहाँ कहाँ पे वर्ल्ड में आपके मिनरल ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, तो प्लीज फोकस ऑन दिस वेरी वेरी प्रॉपरली। ओके, तो मिनरल्स आप सबको पता है, मिनरल्स आपको कहाँ मिलेंगे? ऑफ कोर्स सरफेस के नीचे में। तो ऐसे कौन से रीजन्स है सर कि जो मिनरल से ज्यादा बेसिकली दे आर मोर एंड मोर बाउंटीफुल ऑफ मिनरल? So let me try to explain you this by a very solid principle. अभी जो मैं आपको प्रिंसिपल बताने जा रहा हूँ, ये प्रिंसिपल काफी सॉलिड प्रिंसिपल है, एंड एक बार आप ये प्रिंसिपल समझ गए, then your journey is very very easy in understanding the geopolitics of the world as of today. Okay, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो we have studied that yes, the continental interiors, तो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स का कॉमन रॉक कौन सा है? कॉन्टिनेंटल का कॉमन रॉक है ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, और यू कैन हैव डायोराइट। तो अगर आपका ये एक ग्रेनाइटिक ब्लॉक है, दिस इज योर ग्रेनाइटिक स्लैश डायोरेटिक ब्लॉक। ओके, दिस इज
another granitic and dioritic block. Okay, okay. So if many such blocks, अगर ऐसे छोटे छोटे blocks, छोटे छोटे means they are not that big, like they are big though but not very big. So if numerous such blocks basically fuse together, अगर numerous such blocks fuse together तो एक बड़ा block बनता है. Okay, you have a very big block of granite and diorite which is formed, and that block is called as batholith. That block is basically called as what? Batholith. So batholith is nothing but what, guys? Batholith is nothing but a very big chunk, बहुत ही बड़ा ब्लॉक किसका? ग्रेनाइट या फिर डायोराइट से हम लोग क्या कहेंगे? बैथोलिथ. ओके, तो बैथोलिथ किससे बनेगा? इंडिविजुअल ब्लॉक्स ऑफ ग्रेनाइट एंड डायोराइट. इंडिविजुअल ब्लॉक्स, so you will have numerous such blocks forming one big batholith. Now if if numerous batholiths fuse, if numerous batholiths numerous batholiths fuse, if numerous batholiths fuse, अगर बहुत सारे batholiths fuse होना शुरू हो गए, ओके, बहुत सारे batholiths, बड़े 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 batholiths fuse हो गए, तो you have the formation of what? You have the formation of a thing called as craton. What are craton, guys? So please understand this very very properly. जो भी हमारे continents है, like we have very big continents on earth, so every continent has its own basement slash core rock. जो continents है हमारे, उनका एक basement या फिर एक core rock रहता है. उस basement या core rock को हम लोग क्या कहते हैं? क्रेटॉन, जिसपे पूरा का पूरा continent की foundation रहती है. So cratons are nothing but what? They are the basement. They are the basement slash core rock. Okay, slash core slash platform rock of the continent. Slash platform rock of the continent. Of the continent. So they are the basement slash core slash platform rock of the continent. Okay. So guys, now if I am taking my discussion even further, okay, so just imagine, okay, कि ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ओके, ऐसे वी हैव द हिल्स ओवर हियर, एंड इसके नीचे में ये हमारा क्रेटॉन है. so this is a very big craton. Okay, it's a very big craton, and here you have the sea. Okay, यहाँ पे आपके पास sea है. Now because of differential erosion means what? कि क्रेटॉन के आजू बाजू की जो जमीन है, ये जो सतह है, this is soft sedimentary. This is soft sedimentary. This is soft sedimentary. So now if I am saying that because of differential erosion means what? कि क्रेटॉन तो बहुत ज्यादा हार्ड है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड डायोराइट, है ना. आपके घर में जो किचन काउंटर है, पे कभी कभी आपकी मॉम आपका हेड बैंग करती होगी कि हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ में? हे भगवान, मेरा बेटा क्या कर रहा है? हे भगवान, मेरी बेटी क्या कर रही है ना. होता होगा ना ऐसे कभी कभी. ओके, जोक्स अपार्ट, बट ग्रेनाइट एंड डायोराइट आर वेरी रेजिस्टेंट रॉक्स. वो इरोड इतने आसानी से नहीं होते. ओके, बट जो सॉफ्टवेयर सेडिमेंट्री रॉक्स है वो तो आसानी से इरोड हो जाएंगे. तो ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन, इफ दिस रॉक स्टार्ट्स टू इरोड, ये ऊपर का जो सॉफ्टवेयर सेडिमेंट्री है ये इरोड होना शुरू हो गया. तो नाउ बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल इरोजन, ओके, डिफरेंशियल इरोजन मींस व्हाट? कि ऊपर का सॉफ्ट रॉक इरोड हो गया, नीचे का हार्ड रॉक वैसा का वैसा ही है. ड्यू टू डिफरेंशियल इरोजन, नाउ व्हाट इज हैपनिंग? ये जो क्रेटॉन है हमारा, ओके, ये जो क्रेटॉन है हमारा, ओके, ये क्रेटॉन अभी क्या हो रहा है? दिस क्रेटॉन इज नाउ एक्सपोज्ड. This craton is now exposed. This craton is now exposed. तो ऐसे लोकेशंस जहां पे क्रेटॉन हमारा एक्सपोज्ड है, where the craton is exposed, ऐसे लोकेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? Such locations of the world, they are called as okay, they are called as shield regions of the world. They are called as what? Shield regions. Shield regions where the craton is exposed. They are called as what? The shield regions. Now just imagine, guys. Okay,
craton is. So just imagine now guys, wherever this craton will be exposed, नीचे का जो hard granitic and dioritic rock है, जहाँ पे भी ये आपको, क्या आपको वहाँ पे minerals मिलेंगे? Definitely you will find minerals. Why? Because इन्हीं rocks में basically आपको minerals as oxides, okay, as halides, okay, different compounds मिल सकते हैं आपको mineral, okay. तो जहाँ जहाँ पे आपको वर्ल्ड में शिफ्ट रीजन्स मिलेंगे, वहाँ वहाँ पे आपको डोमिनेंटली क्या मिलेंगे? विल फाइंड द मिनरल हार्ड बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विल फाइंड द मिनरल हार्ड बेल्ट्स, द मिनरल हार्ड बेल्ट्स of the world, mineral hard belts of the, you'll find the mineral hard belts of the, you will find the mineral hard belts of the world. क्यों? बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अंडरलाइन क्रेटॉन रॉक एक्सपोज हो चुका है, यहाँ पे आपको मिनरल्स आसानी से कम डेप्थ में मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे रीजन्स को ये शील्ड रीजन. So now using map, let us try to understand the different shield regions of the world. Okay, so I'm going country by country wise. Okay, so that every one of you can basically correlate with me. Okay, so अगर आप मुझे पूछेंगे सर शील्ड रीजन्स थोड़े बताइए कॉन्टिनेंट्स के, we start discussing with regions. तो सबसे पहला शील्ड रीजन आता है यहाँ, this is called as the Labrador region. This is called as the Labrador slash Canadian shield, called as Labrador slash Canadian shield. Very important shield region, Labrador slash Canadian. इसके बाद में यूएसए का यहाँ पे आता है, इसे हम लोग कहते हैं ओजार्क रीजन, वी कॉल इट ओजार्क. देखिएगा ये सारे मिनरल हार्ड बेल्ट्स हैं, यहाँ पे आपको सारे क्रिटिकल एलिमेंट्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी मिलते हैं, जैसे लिथियम, कॉपर, जिंक. ओके, ये सारे अभी बहुत डिमांड में है ना, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ग्रीनिंग, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रीफाइंग ऑफ द ट्रांसपोर्ट ग्रिड, है ना. तो हमें लिथियम आयन बैटरीज बनानी है, तो आपको ये रीजन्स में सारे आपको मिलेंगे. ओके, देन you have the Brazilian highlands. So the entire Brazilian plateau, okay, the entire Brazilian plateau basically a very important shield region. इसके बाद में यहाँ पे you have Patagonia, you have Patagonia, okay, very important shield region of Africa, जिसकी वजह से अफ्रीका का एक्सप्लॉयटेशन आज भी चल रहा है. okay, like it is called as modern colonialism. वो कौन कर रहा है? चाइना. okay, तो ये जो हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ये हो रहा है बिफोर Katanga Plateau. Okay, very important shield region of the world. It is where you have Katanga Plateau. इसके बाद में यहाँ पे आपका एक shield region आता है. It is called as Kejolen Mountain. Okay, Kejolen Mountains slash it is called as Scandinavia shield. Very important shield region of Northern Europe. So Kejolen slash Scandinavia. Okay. Then अभी रिसेंटली आप सबको पता होगा कि इंडिया में भी शील्ड रीजन डिस्कवर किया गया है, बट इंडिया के शील्ड रीजन से पहले मैं आपको दुनिया का ऐसा एक शील्ड रीजन बताना चाहूंगा जो अभी तक अनटैप्ड है. ओके, वो पता ही नहीं है किसी को कितना है, एंड उसी वजह से रशिया जो है आज एक सुपर पावर बना है, बिकॉज रशिया हैज नॉट येट टैप्ड द पावर ऑफ दैट शील्ड रीजन, एंड दैट शील्ड रीजन इज साइबेरिया. तो पूरा का पूरा जो साइबेरियन प्लेटू है, ये पूरा का पूरा एक बढ़िया शील्ड रीजन है. ओके, इसके साथ साथ आपको टर्की में प्लेटू मिलता है, ईरानियन प्लेटू. तो बोथ द टर्की प्लेटू एंड द ईरानियन प्लेटू, दे आर द शील्ड रीजन. तो टर्की के प्लेटू का नाम आता है एनाटोलिया, ईरानियन प्लेटू का नाम ईरानियन प्लेटू ही है, तो ये भी एक शील्ड रीजन है. आप सबको पता होगा ईरान इज नोन फॉर यूरेनियम एनरिचमेंट, तो ईरान में आपको यूरेनियम भी मिलता है. ओके, नाउ दिस रीजन ऑफ इंडिया, ओके, एंड अफगानिस्तान, जिसे हम लोग कहते हैं पामिर, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं हिंदुकुश, एंड इंडिया का रीजन लाइक लद्दाख. तो लद्दाख
is where you have the India Shield region and recently इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में भी आपको एक शील्ड रीजन मिला है जहां पे आपको लिथियम डिपॉजिट्स मिलते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया, लद्दाख ऑफ इंडिया इज द शील्ड रीजन ऑफ इंडिया। ओके, इसके साथ साथ इंडिया का ये पार्ट, ओके, जिसे हम लोग कहते हैं छोटा नागपुर प्लेट, छोटा नागपुर प्लेटू। This is also a very important shield region of India, Hazaribagh and Ranchi Plateau, छोटा नागपुर प्लेटू ऑफ इंडिया। ओके, इसके साथ साथ म्यांमार में एंड थाईलैंड में बहुत इंपॉर्टेंट शील्ड रीजन आता है जिसका नाम है शान प्लेटू एंड कोरात प्लेटू, शान प्लेटू एंड कोरात प्लेटू। वेरी इंपॉर्टेंट शील्ड रीजन शान एंड कोरात प्लेटू ऑफ म्यांमार एंड थाईलैंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसका नाम है किम्बरली, नाम है किम्बरली, किम्बरली। So this is also where you have thorium. Okay, Australia is known for thorium. सबसे ज्यादा थोरियम ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है। तो गाइज ये है दुनिया के तो आपको जो डोमिनेंट मिनरल एक्टिविटी मिलेगी वो आपको इसी रीजन्स में मिलेगी। वो आपको बेसिकली यहीं पे आपको सारी इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड मिलेगी पूरे। Okay, so guys, this is how geography influences the distribution of mineral resources of the world too. Okay, so guys, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। एंड लेक्चर एंड करने से पहले मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। ऑल ऑफ यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन टेलीग्राम। तो आई हैव अ ऑफिशियल ग्रुप ऑन टेलीग्राम। ओके, ग्रुप है, दिस इज नॉट अ चैनल, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड। So you have Geography by Pritesh Mathurkar. That is the name of the group. Okay, जिसमें बच्चे ही बच्चों के सवाल जवाब कर देते हैं। You have doubt clearing by students itself, and if doubts are not cleared, then I accept. Okay, so इसमें I also keep on sharing relevant current affairs material and also some important PDFs. For joining this group, you can just do a search at Geography by Pritesh, and all of you can connect with me. Okay, so guys, आई थैंक यू ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQIS। मैं आशा करता हूँ कि आपकी और मेरी जर्नी कुछ इसी तरीके से आगे चलती रहेगी एंड हम लोग जल्दी हमारी कम्युनिटी और बढ़ाएं। तो गाइस, प्लीज डू कमेंट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर दिस वीडियो बिकॉज आपके कमेंट से, आपके शेयरिंग से हमारी कम्युनिटी और ग्रो। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू ऑल, आइडियोस अमिगोस, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।